तो हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम रोज तो हम पढ़ते ही हैं, डेली क्लासेस कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। डाउट सेशन भी होते ही हैं, बच्चे आते हैं, शाम को आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के बीच एक मोटिवेशनल सेशन जरूर होना चाहिए। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होते हैं बच्चे भी। तो कुछ हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है, तो वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो आज हमारे साथ मिस्टर ऋषि कपूर है, और प्रेजेंटली ये हरियाणा गवर्नमेंट में जीएसटी इंस्पेक्टर है। और इनको बुलाने का पर्पस यही था कि शायद इनको ना जिंदगी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इनको शायद 2005 से जानता हूं, अब 2023 हो चुकी है, 18 साल से मैं इनको जानता हूं। और मैंने इनकी शायद लाइफ का हर फेज देखा है। ग्रेजुएशन के बाद भी एमबीए की तैयारी करी, जब इन्होंने एमबीए के बाद फिर बैंकिंग की तैयारी करी, बैंकिंग के बाद फिर एसएससी की तैयारी करी, एसएससी के बाद फिर इन्होंने अपने लेवल पे हरियाणा की तैयारी करी। तो इन्होंने जिंदगी में इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में सेलेक्ट हुए हैं, पहली बात। और जिंदगी को इन्होंने बड़े क्लोज से देखा है, हर जॉब को बड़े क्लोज से देखा है कि हर जॉब में क्या होता है। 9 सिलेक्शंस हुए हैं इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। लेकिन 9 गवर्नमेंट जॉब लेना कोई छोटी बात नहीं, ठीक है। 9 गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। और जिस समय ली थी उस समय वैकेंसीज बहुत कम थी, कई गवर्नमेंट जॉब्स में, कईयों में इंटरव्यू भी थे, जैसे बैंकिंग में, ठीक है। तो आज का पर्पस यही था कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ठीक है जी। तो आपको एक मोटिवेशन मिल पाए, क्योंकि आजकल हमारा यही डिस्कशन हो रहा था कि बच्चों को राह ही नहीं पता, जो सुनते हैं वही करने लग जाते हैं, पता ही नहीं होता कि करना क्या है। क्योंकि आजकल ना नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है। यूट्यूब खोलो, सबसे ज्यादा बेकार नॉलेज जो मिलते है यूट्यूब से मिलती है। बेकार नहीं, मतलब होती क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ भी सुने हम उसको सच मान लेते, तो वो नॉलेज सबसे खतरनाक होती है। एग्जैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो ऋषि हमें बताएंगे कि जर्सी के बारे में, और क्या कैसे होता है। तो बेसिकली आज का सेशन कैसा होगा, मैं आपको एक आइडिया सा दे देता हूँ। जैसे आपने आजकल कोई स्मार्टफोन लेना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। कुछ तो रिव्यूज आ जाते हैं कि नया स्मार्टफोन आया, नेक्स्ट डे उस यूट्यूब पे दिख गया। कुछ होते हैं ऐसे 10 डेज आफ्टर, 30 डेज आफ्टर, क्या कैसा चल रहा है वो स्मार्टफोन। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ईयर्स इन ए गवर्नमेंट जॉब के बाद कैसा लगता है, और क्या यानी होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया, ऐसा सब कुछ होगा। तो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले तो हम एसएससी सीजीएल पोस्ट जो आपने अभी फिल करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 4 क्राइटेरिया हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या आपको यानी मिलनी चाहिए, आपको क्या कैसे प्लान करना चाहिए। फर्दर आपने एक जॉब में आपकी पावर क्या होती है, लाइफ कैसी होती है उस जॉब में, कैसा माहौल मिलेगा आपको, प्रमोशंस कैसी होंगी, इस माहौल यानी बेसिकली क्या होगा जॉब का। फिर आपकी सैलरी है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं गवर्नमेंट जॉब का डिसीजन लेने में कि किस में जाएं किस में नहीं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे टिप्स कि आप एक जॉब में औरों से स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। आपके साथ एक ही बैच के 50-60 लोग और भी होंगे, मान लो आपके उसी जोन में, आपने उन लोगों से बेटर कैसे दिखना है, स्टैंड आउट कैसे करना है, क्या स्किल आप बढ़ा सकते हो अपने। फर्दर आप देखेंगे कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, अब आपने ऑप्शन फिल किए, रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बट अभी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने 4 महीने बचे होंगे, तो आप क्या करेंगे ऐसा जिससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव यानी उस टाइम का आप यूज कर पाएँ। और लास्ट में मैं आपको दूंगा लाइफ लेसन्स कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप आ गए हो तो आप क्या, आपके लिए एक कुशन आपको मिला है गवर्नमेंट जॉब का, उसका आप बेस्ट यूज क्या कर सकते हो अपनी आगे की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सर इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 12th की है, जिन्होंने, एक बार हाथ खड़े करना है, जिन्होंने अभी 12th के पेपर दिए, ये बच्चे भी।
तो थोड़ा सा इनके हिसाब से भी साथ लेके चलना। राइट। मैं आप जो 12th की है किसी ने या ग्रेजुएशन में या आफ्टर ग्रेजुएशन है, सबको यूपीएससी के लिए भी बताऊंगा थोड़ा सा कि आप उस तरफ भी कैसे जा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ना सिर्फ। तैयारी कर ही रही है। तो हम बेसिकली पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग बनाते हैं सर। तो एक ग्रिड बनाऊंगा मैं, ये आपको बताएगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने क्लियर कर दो। थोड़ा सा हाथ बाकी हो जाएगा। तो इसमें हम आपको यहाँ पे तो मैं दूंगा आपको फैक्टर्स, किस बेस पे आपको कोई स्टेशन सिलेक्ट करना है, कितने लोग हैं जो एसएससी में यानी ऑप्शंस फिल करने वाले हैं अभी। ओके, आपको ये भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि रोहतक भी हो सकता है, किसी के माइंड में है? सीजीएल पोस्ट में रोहतक भी मिल सकता है आपको, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है बट ये हो सकता है। ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? दिल्ली के। उसके बाद आपको चंडीगढ़ या जयपुर भी टारगेट कर सकते हो अगर दिल्ली का चांस कम लग रहा है तो। और लास्ट में आपको मिलेगा साउथ, मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडिया। तो अगर आपकी यहाँ पे कहीं पोस्टिंग हो गई या आपने टारगेट किया, जैसे आपका जो मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको लग रहा है 320 प्लस है किसी के, तो उसका बहुत चांसेस है कि उसको दिल्ली मिलेगा, और उस केस में एडवांटेजेस उसकी बढ़ जाएंगी। अगर आपके 300 है या बिलो है तो आप अकॉर्डिंगली डाउन थोड़ा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन आप कम होते हुए भी 300 अराउंड मार्क्स होते हुए भी रोहतक पोस्टिंग ले सकते हो। तो वो किन पोस्ट में मिलेगी वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आपको बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं हर पोस्ट के, हर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के। सबसे पहला बेनिफिट आपको फूड में होता है। अगर आप रोहतक में आए तो आपको फूड कहाँ मिलेगा? कितने लोग हैं एसएससी में? आप तीनों हैं जिन्होंने ऑप्शंस फिल करने हैं, आप भी हैं और कौन है? आप लोग एक बार ये देखेंगे, अगर आपकी कल को एसएससी सीजीएल में पोस्ट रोहतक में मिल जाती है तो आपको खाना कहाँ मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा ना। घर पे मिलेगा? इस केस में आपको घर का खाना मिलने वाला है। दिल्ली के केस में आपको कैसे मिलेगा खाना? आपने ये लाइफस्टाइल देखना है अपना, उस अकॉर्डिंग जॉब सिलेक्ट करनी है ना प्लेस ऑफ पोस्टिंग। दिल्ली में होंगे तो आपको घर का ही खाना मिलने वाला है, प्रेफर आप यही करेंगे। अगर आप चंडीगढ़ या जयपुर में हुए तो आपको होटल से लेना पड़ेगा, होटल ढाबों से खाओगे आप मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आप घर का अपना खुद भी बना सकते हो। साउथ में हुआ तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, आप बाहर का भी नहीं खा पाओगे। तो ये फैक्टर बड़ा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट खाना ही होता है जो आपको डेली बेसिस पे अफेक्ट करेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से। तो आपको डेली होटल का खाना पड़ेगा, अब बीमार हो जाओगे थोड़े टाइम बाद। मैं भी पंजाब में रहा था 5 साल और मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 8-10 किलो इस चक्कर में, क्योंकि बाहर का खा खा के और सब फिटनेस इश्यूज आ गए थे। अगर साउथ इंडिया में गए आप बाहर का भी नहीं खा पाओगे फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो किसी ने सीखा है अभी तक ये सोचते हुए कि मुझे बाहर रहना है तो अब सीख लूँ? थोड़ा बहुत सीखना पड़ सकता है, मैंने भी सीखा था और तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड इशू आएगा आपका क्लॉथ्स का, इसको आप लॉन्ड्री भी कह सकते हो। तो लॉन्ड्री अगर आप अपने घर पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे तो हो ही जाएगा। अगर आप दिल्ली हुए तो डेली अप डाउन करोगे, कपड़ों का क्या रहेगा? डेली अप डाउन या वीकली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा। अगर चंडीगढ़ या जयपुर हो गए तो क्या होगा? बैग भर के जाओगे इकट्ठा पूरे वीक का, घर पे लाओगे धुलवाओगे सैटरडे संडे, और मंडे को फिर से बैग भर के चले जाओगे, कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर साउथ में चले गए तो से मैं सिस्टम करूँ सर। ये
हो जाएगा आपके ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा। जॉब के बाद आपको ये भी करना पड़ेगा, खाना बनाना था, कपड़े धोने थे, 2 काम बढ़ गए। और क्या फैक्टर आ सकते हैं आपके? हाँ, आपको पर्सनल टाइम कितना मिलने वाला है ये बता दो। पूछ भी सकते हो पर्सनल टाइम भाई ऑनलाइन वालों आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, ऑनलाइन वालों आवाज क्लियर है बेटा? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? मोहित, सानवा, प्रिया, नारायण, सबको आ रही है आवाज? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर आप रोहतक में हो तो आपको कितना पर्सनल टाइम मिलता है? क्या आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है? दिल्ली में हुए तो हार्डली 2-3 आवर्स मिलेंगे आपको डेली, ये भी ज्यादा बोल दिए, 2 आवर्स मुश्किल से मिलेंगे। अगर आप चंडीगढ़ जयपुर में हुए तो इतना ही मान सकते हो आप, 4-5 आवर्स 5 डेज ए वीक हो सकता है आपका, थोड़ा सा बेटर हो गया दिल्ली से। लेकिन अगर आप साउथ में हुए, मुझे नहीं लगता आप कोई टाइम दे पाओगे, क्योंकि आप कपड़े धोगे और खाना बनाओगे, आपके पास कोई टाइम सफाई नहीं भी। है। सफाई भी, हाँ, झाड़ू भी लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम इसको रब कर सकते हैं सर, इसमें नेक्स्ट और कुछ हाँ, factor नेक्स्ट डालने और हैं। एडिशन करना है। अगला वाला पिछला भी दिखा सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ रोहतक है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ चंडीगढ़ जयपुर है, और यहाँ साउथ है। और फैक्टर हम देख लेते हैं क्या आपको माइंड में रखने हैं कोई भी स्टेशन भरते हुए। ट्रैवल टाइम आपका कितना रहने वाला है बताओ? रोहतक में अगर आपकी पोस्टिंग हुई, आपको पता है रोहतक में कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे? वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है? मानसरोवर पार्क पे क्या है? और जो जाट भवन से पहले क्या है? जीएसटी भवन। जीएसटी भवन, गुड। और कहाँ पे है रोहतक में कोई सेंटर का ऑफिस? सेक्टर 5 में। मुझे नहीं पता था, तो आप मुझे बताओगे, मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, मुझे थोड़ा टाइम और हो गया सेंट्रल है। ऑफिस कौन कौन से हैं भाई? सेक्टर 5 का यहाँ जो इधर बस स्टैंड के बैक साइड में, ठीक है। और कौन सा ऑफिस? 3 ऑफिस हो गए रोहतक में। और आपके ऑप्शंस में है आकाशवाणी, एसएससी, सीजीएल में आकाशवाणी? मुझे डाउट है इसमें। नहीं है, नहीं है। ओके, तो वो भी तो देखो ना कि उसके अंदर आना भी तो चाहिए। और क्या कोई ऑफिस और आपको समझ में आता है? तो जो ऑफिस वो आपने सारे बताए हैं, वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम ट्रैवल टाइम लगना है अपने घर से? 10-15 मिनट बस मैक्स। 10 मिनट। दिल्ली जाने के लिए किसी भी ऑफिस में आपको डेली कितना टाइम लगता है? 2.5 से 3 घंटे। चंडीगढ़ जयपुर जाने के लिए? वहीं घर ले लेंगे। नहीं, डेली 5 अप डाउन तो hours। पॉसिबल ही नहीं है, आप वीकली ही करोगे, और 5-6 घंटे आपको लग जाएंगे। और साउथ में जाने के लिए 2 दिन, एक बार में तो 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर आएगा एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस आपके एक जॉब में कितने होंगे? होम टाउन में होंगे तो क्या खर्चा कितना है आपका? 0? बहुत बड़ा फैक्टर है ये। डेली गए दिल्ली, डेली अप डाउन किया, महीने में कितने लग जाएंगे? 5 से 7 हजार। चलो थोड़ा हम फ्री कर देते हैं, 8,000 तक आप लगा लो। ठीक दिल्ली ठीक में- लगा लेते हैं। हाँ, ठीक ठीक लगा लो। चंडीगढ़ जयपुर में मैं रहा हूँ, चंडीगढ़ में रहा हूँ, तो वो मुझे ही पता है, फिर भी आप लोग कुछ गैस करना चाहते हो तो मेरी यानी इतनी प्रिडिक्शन है, थोड़ा मतलब टाइट रहने के बाद इतना लग जाता है। आपने 20 तक भी आपका लग जाएगा अगर आप थोड़ा फ्री हो रहने में। अगर आप शादी से मुंबई, पहले और शादी के बाद की अलग कहानी हो जाएगी। अगर आप साउथ या मुंबई जैसी जगहों पे चले गए, आपका जो खर्चा होगा ना वो सारा ही हो जाएगा। आप 50K ही मान लो। अगर आप मुंबई चले गए तो आपका हो सकता है आपको अपने फादर का एटीएम साथ लेके जाना पड़े। मुंबई में जेब से लग जाता है, सैलरी तो चली ही जाती है।
तो ये भी आपका हो गया। फिर है आपका फैमिली टाइम। अभी आप में से कोई मैरिड नहीं होगा, बट कल को मैरिज भी होनी है, तो फैमिली को भी टाइम देना है, अभी भी देना है। घर के काम अभी भी है आपके, जो आपके ऊपर होंगे कुछ, उसके लिए क्या टाइम दे पाओगे आप? अगर आप रोहतक में हो तो कितना टाइम दे दोगे डेली? 9 to 5 तो जॉब, उसके बाद बीच में भी निकल ही आएंगे। 5-6 आवर्स फेयर इनफ। उसके बाद दिल्ली में जॉब होता है। सुपर फास्ट ट्रेन है नहीं अभी कि 3-4 घंटे आप दे दो। चंडीगढ़ जयपुर में आप वीकेंड दे पाओगे बस, और इसमें 6 months। फर्दर हम चलते हैं। इसके बाद हम पॉसिबल पोस्टिंग पे ही आ जाते हैं। मेरे ख्याल इतने फैक्टर इनफ हैं आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या लेना चाहिए। अभी तक आप लोग पता नहीं और कोई क्राइटेरिया लेके बैठे होंगे कि इस बेस पे मैं डिसाइड करूँ, उस पर डिसाइड करूँ। आप इस सब की अगर फोटो ले लेते तो आप डिसाइड कर सकते थे अभी कि क्या। ये भी बहुत देखो बड़े फिर फैक्टर्स हैं। आप देखिए, सारे फैक्टर्स छोड़ दो, पहला फैक्टर है हमारा फूड। अगर आप कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए। और खाना ही साउथ में आप डोसे खा रहे हैं एंड गालियां दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां बैठ के कहाँ उठा के फेंक दिया, ठीक है, कहीं दिल्ली दे देते घर के, तब समझ आती है जाके कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही फूड है। हम घूमने जाते हैं 1 वीक से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाते, क्यों? अब अगर हम फॉरेन में भी जाते हैं तो हम अगर प्योर वेजिटेरियन है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वहां सरवाइव करना भी। तो फिर आप देखिए कि अगर मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो कितना सरवाइव कर पाएगा वहां पे। तो उसके लिए भी, और फिर सैलरी कितनी है, कितना खर्चा आप कर सकते हो, आने जाने में कितने खर्चे हैं आपके, फैमिली, घर वाले, मम्मी पापा बुला रहे, कोई सुख है दुख है, वापस आना जाना, बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर है ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बताने आपको बहुत जरूरी थे कि इनका ध्यान रख के ही चलना, आपको जब भी फिल करना इनका ध्यान रख के ही करना है आपको। जैसे आप जीएसटी भरते हैं सेंट्रल एक्साइज, तो नॉर्थ के बाद सबसे अट्रैक्टिव एरिया कौन सा है? वडोदरा, उसके बाद मुंबई। वडोदरा में आपको हर चीज में गुड़ मिलेगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। दाल में भी गुड़ है, मतलब मीठा है सब कुछ। मुंबई में आपको वड़ा पाव की आदत डालनी पड़ जाएगी। तो ये देख लेना। फर्दर हम चलते हैं, पॉसिबल पोस्ट कहाँ पे कौन कौन सी है। तो नेक्स्ट पिछला देखना, नहीं इरेज करना सारा है। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन, चलो नहीं बैक स्क्रीन भी आ जाएगी उसके बाद करते हैं हम। लॉर्ड तीसरी स्क्रीन। ये कहाँ से लेना है? ड्रॉ, हाँ इस फर्स्ट ये भी इसी के सारे। तो हमें पॉसिबल पोस्टिंग कहाँ पे क्या क्या मिल सकती है? रोहतक में, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और रेस्ट ऑफ इंडिया। रोहतक में इन्होंने 3-4 पोस्ट बताई है, मेरे हिसाब से ज्यादा है। सबसे अच्छी पोस्ट अगर अगर आपके मार्क्स 330 प्लस है, नॉट लेस देन दैट, तो आप, ये मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट। सबका अपना ओपिनियन होता है, तो मेरा ये है। उसके बाद आप जीएसटी में, आईटी में, ईपीएफ बीसी में है ना, इतना ही बहुत है। और इसमें भी अगर आप, इनके टीएस भी हैं, बजाज कोचिंग सेंटर से 2-3 लोग, 4 लोग यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस में टीए भी रहे हैं, और 4-4 साल 5-5 साल वो यहाँ रह के गए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मुझे लगता है, अगर आपके मार्क्स थोड़े से टाइट हो रहे हैं। और आप जीएसटी से बेटर मैं कहूँगा इनकम टैक्स में टीए आप फिल करना, अगर आपको रोहतक में लंबा रहना है। 5 साल आपको मिल जाएंगे, बट वो 5 साल ही होंगे, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे। बहुत कम चांस होगा कि आप इंस्पेक्टर होते हुए इनकम टैक्स में रोहतक पोस्टिंग ले जाओ, बहुत कम चांस है। बट जीएसटी में भी आपको मिल सकते हैं, बट 2 साल मिल सकते हैं, 2-3 साल मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद है नहीं।
तो ये 3 पोस्ट को आप टारगेट कर सकते हो। 5 पोस्ट है इनफैक्ट ये। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, इनकम टैक्स का के लायक बहुत अच्छा स्कोर है, 325 प्लस है। मैंने कल ही देखा है यूट्यूब पे क्या क्राइटेरिया आजकल चल रहा है स्कोर का, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उस पर। और उसमें यही था कि 320 प्लस है तो ये हो जाएगा वो। उसके बाद आप दिल्ली में तो बहुत सारी पोस्ट हैं, लिखने की जरूरत है मुझे। दिल्ली में बहुत सारी, जितने भी मिनिस्ट्री, जिस पोस्ट के पीछे मिनिस्ट्री आ गया वो दिल्ली बेस्ड है। सिंपल फंडा या असिस्टेंट और भी है, ये करते हैं बात दिल्ली की बाद में। फिर हम चंडीगढ़ जयपुर में भी थोड़ी लिमिटेड है, ये सारी हैं चंडीगढ़ जयपुर जैसे, क्योंकि ये मैंने एग्जैक्ट पर्टिकुलरली ये दोनों सिटीज को टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ से वीकली अप डाउन आपका पॉसिबल है। इसके बाद जीएसटी है, आईटीआई है, सीएजी, इसमें आप AAO भी हो और ऑडिटर भी। तो ये 3 पोस्ट इनफ है आई थिंक इन 2 सिटीज के लिए। साउथ में अगर आप इनमें जाना चाहते हो तो ही टारगेट करो। एग्जामिनर बहुत अच्छी पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर इज ऑल्सो गुड। बाकी आईटीआई जीएसटी अगर आपको ऊपर नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा, और टीएस बिल्कुल कुछ कहीं नहीं मिला तो टीए में कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। मेरी आपके लिए टिप ये है इस चीज में कि आप एक टीए की पोस्ट को दिल्ली में लेने की कोशिश करना, बजाय कि इंस्पेक्टर पोस्ट को साउथ या रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी। वडोदरा तक चल सकता है बट उससे आगे नहीं चल सकता। उसके बाद आगे आपको मुंबई में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि खर्चा बहुत है वहाँ पे। आपको रहने में ही 25-30 हज़ार लग जाएंगे और बहुत छोटा सा रूम मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे एक पर्सन है यहाँ का, मैम का लड़का है, उसका मेरे पास 2 साल पहले फोन आता था कि मैं टीए हूँ जीएसटी में और इंस्पेक्टर बनने वाला, इनकम टैक्स में था वो, कि मैं इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ, 5 साल होने वाले मुझे, और मेरी 2-3 महीने में 4 महीने में प्रमोशन हो जाएगी। बट उसका हरियाणा गवर्नमेंट में स्टेनो में हो गया था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, यही डीएलएफ में ही, विकास भवन है यहाँ पे। तो उसको वो कंफ्यूजन में था बहुत जबरदस्त कि क्या करूँ, कि हर कोई तो ये कह रहा है इंस्पेक्टर बन जा, बट मैं खुश नहीं हो रहा थी। और उसकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि वो चेंज करे, क्योंकि उनको इंस्पेक्टर दिखा के उसकी मैरिज करनी थी। तो फैमिली के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि इंस्पेक्टर है लड़का उनका, स्टेनो नहीं है। तो बट मेरे से उसने पूछा तो मेरा तो फ्रैंक ओपिनियन यही था कि आज ही रिजाइन डाल दे और अपना स्टेनो में ज्वाइन कर ले। तो उसने डाल दिया कि 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तब तक देख लेंगे। फिर उस 3 महीने में जो उस बंदे के ऊपर बीती है, डेली उसको एक मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा है। ऑफिस से सुनना पड़ा है, घर से सुनना पड़ रहा है, फ्रेंड से सुनना पड़ रहा है, सब जगह से। बट उसने वो अपने उस डिसीजन पे फर्म रहा, और अब उसे यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है, उसकी मैरिज भी हो गई है, और अपना घर का खाना उसे डेली मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इवेंचुअली उसका खर्चा बच रहा है, सबसे बड़ी बात कि उसको अगर अब यहाँ 35-40 हज़ार भी सैलरी मिल रही है तो वो सारी उसके हाथ में आ रही है। वो पहले इनकम टैक्स मुंबई में कुछ नहीं बचा पा रहा था। तो अपना ये देख लेना इस टाइप का कुछ। अब टीए इन सीबीडीटी जो है, अगर आप ये भरते हो चंडीगढ़ में तो आपको रोहतक में मिलेगा। चंडीगढ़ जोन भरना पड़ेगा इसका। अगर आपने इनकम टैक्स का टीए दिल्ली में भर दिया, आप उम्मीद करो मुझे रोहतक मिलेगा, और नहीं मिल पाएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको रोहतक पोस्टिंग की वो है, आपको चंडीगढ़ में इनकम टैक्स भरना है। और सीबीसी में उल्टा है, उसमें जो हरियाणा है वो दिल्ली के अंडर आ रहा है, तो आपको वहाँ पे दिल्ली ऑप्ट करना है जीएसटी में। तो ये भी 2 चीजें आपने देखनी है, ध्यान से भरना है। तो आई थिंक मेरी तरफ से मैंने जो बताना था आप बता दिया। आप इस पे मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर हम अगले सेशन में चलेंगे। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है पोस्ट फिल करने से पहले? ठीक है, मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो। हर पोस्ट आप सबके लिए ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जिस भी डिपार्टमेंट में रहा हूँ सब बीटेक थे, मैं अकेला कॉमर्स का होता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बीटेक ही आपको मिलेंगे, सब में 80% बीटेक मिलेंगे आपको। और बताओ आप कुछ।
आपने भी पीछे आप बैठे, आपने ही भरना है ऑप्शंस। कोई क्वेश्चंस आपका? तो अब आप सर वो ओपन कर देते हैं एक बार, फर्स्ट वाला पोस्ट वाइज हम बात कर लेते हैं। तो मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट आउट फॉर्म में भी है थोड़ी, इसमें कुछ एक पोस्ट है जो जिसमें आपको होम टाउन मिल सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। इंस्पेक्टर, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर आ रही है। ठीक है। अगर कोई पर्सन डिविजनल अकाउंटेंट निकाल सकता है किसी तरह हरियाणा में, आपकी मतलब छोटा एक वो डिजायर्ड मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट यही होनी चाहिए। इससे अच्छा पावर वाइज भी लोकेशन वाइज भी कोई और पोस्ट इसको मैच नहीं कर पाएगी। इसके ग्रेड पे मत जाना, 4200 आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा पावर है इसमें। तो इसमें डबल एओ एक जो नीचे ऑडिटर पोस्ट है उसका प्रमोशन, यानी उनकी फर्स्ट प्रमोशन होती है 3 साल बाद, ये लोग 2 से 3 साल में ही डबल एओ बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये नहीं मिला बहुत बड़ा लॉस है, अगर आप ऑडिटर में हुआ तो भी आप 2 साल में डबल एओ बन ही जाओगे। तो इसको इतना वैसे नहीं लेना, बट आपको आज दिखता है कि मेरा सैलरी का लॉस हो जाएगा, तो ये बेटर पोस्ट है उससे सर्टेनली। बट इसमें थोड़ा ये है कि आपको अगर 25 वर्किंग डेज है, उसमें से 20+ वर्किंग डेज आप फील्ड में ही रहोगे डबल एओ में। मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैंने डबल एओ के साथ काम भी किया है। जब बिगिनिंग में थोड़ा सा जो एक पैरा होते हैं, इसमें पैरा बनाने होते हैं ऑब्जेक्शन, यानी हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ भी ये जा रहे होंगे उन पर ऑब्जेक्शन लगाना होता है। अगर ये एक भी ऑब्जेक्शन लगाए बिना आ जाए तो इनको जस्टिफिकेशन तक देनी पड़ जाती है कि क्यों आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ऐसा तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता जहाँ सब स्मूथ हो। एटलीस्ट एक नॉन कंडेमनेशन ऑफ व्हीकल का पैरा तो बन ही जाता है कि वहाँ पे कोई व्हीकल थे उनके सरकारी और वो 15 साल से ऊपर हो गए, तो उसका पैरा तो वो बना ही देते हैं। इसके बारे में आप मुझसे जितना चाहे पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है। अकाउंट्स के बारे में ये प्लस ऑडिटर के बारे में, मैं रहा हूँ 2 साल चंडीगढ़ में, मैंने देखा है इनका। कुछ क्वेश्चंस हो तो बता देना। इसको स्क्रॉल कैसे कर दो अपने आप हो जाएगा। कैसे कर दो आप? ये लगा दो थोड़ा सा, तो छोटे को छोड़ दो। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के बारे में काफी लोगों ने सुना हुआ होगा। मिनिस्ट्रीज वर्क कल्चर पता होगा किसी को या नहीं? कोई है आपका नॉन मिनिस्ट्री में अभी तक? इसमें बहुत अच्छी जॉब है नो डाउट, एक रेपुटेशन है इसमें, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर जॉब की। वो ये है कि ये आपको एक ही बिल्डिंग में रह जाना है लाइफ लॉन्ग। वो थोड़ा सा कई बार आपको बोर कर सकता है कि कुछ थोड़ा तो फील्ड होता है। जैसे डबल एओ में तो फील्ड है ना, इसमें नहीं है फील्ड। इसमें आपको एक ही जगह रहना पड़ जाएगा। और आपने अभी तो नहीं आपको पता होगा, बट नोट शीट्स होती हैं। तो कोई भी आपके पास लेटर आया है उसकी नोट शीट क्रिएट करोगे, उसको फॉरवर्ड कर दोगे, बस इतना सा काम आपको मोस्टली करना पड़ेगा जब तक आप प्रमोट नहीं हो जाते, सेक्शन ऑफिसर नहीं बन जाते, तब तक पावर्स थोड़ी सी यहीं तक ही रह जाएंगी। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, बट गर्ल्स के लिए ये सबसे अच्छी पोस्ट है क्योंकि इनको एक सेफ्टी बहुत मिलेगी इसमें, और एक जो कैलिबर भी बहुत अच्छी है इस पोस्ट की। तो कुछ गर्ल्स हैं बीसीसी से, काफी सारी गर्ल्स आई थी तो मिनिस्ट्री में अगर आप उनकी अगर आप उसके नाम आप लेना चाहो तो। क्या नाम था उसका? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में गई थी जो लड़की, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में गई थी, हिसार से आई थी, नाम मेरे बैच से ही काफी, सुगंधा ग्रोवर। सुगंधा, तरुणा, और भी हमारे बैच, मेरे बैच में आई थिंक 12-13 लोग थे पहले बैच में, उनपे 5-6 गर्ल्स थी, वो सब इसी में ही है। सीएसएस में मिला। अब नियर प्रमोशन होंगी या उनकी हो भी चुकी होगी प्रमोशन 5-6 साल, इसमें 6 साल में प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन सही है इसमें, बढ़िया पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेम इशू, एक ही बिल्डिंग थ्रू आउट लाइफ वही रहना है। इससे भी थोड़ी सी बोरिंग मैं मानूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो अगर आप इस टाइप का लाइफस्टाइल टॉलरेट कर पाओगे तो देख लो। बॉयज को जनरली बोरिंग लगती है ये पोस्ट। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसा सा ही काम है बेसिकली फाइलिंग वर्क ही। सेक्शन ऑफिसर है तो ज्यादा फाइलिंग वर्क ही रहेगा। तो इसमें इतना नाम देख के आपको लगेगा थोड़ा सा एडवेंचर हो सकता है, मुझे इस चीज में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि दिल्ली बेस्ड ही है ये भी।
ज्यादा नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ। सीबीआई में भी हमारे देश के नाम ये मच बेटर मैं मानूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन ऊपर वाली सारी पोस्ट से बेटर पोस्ट मैं इसको मानता हूँ। लेकिन इसमें ये भी होगा आपको बाहर भी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, बट उसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि आपको अमेरिका या यूरोप ही मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है वो नेपाल में है, तो ऐसे कंट्रीज भी आपको मिलेंगे, बांग्लादेश, युगांडा, मिडल ईस्ट भी मिल सकता है तो शायद नहीं होगा अपना। मे बी। तो इलेक्शन कमीशन वैसा ही सुन के ही आपको फील आ रहा होगा कि थोड़ा सा कागजी का कार्रवाई टाइप ज्यादा है, इसमें फील्ड कम है और पेपर वर्क ज्यादा है। इसके बारे में मैंने सुना नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी मिनिस्ट्री है तो वैसा ही है, सीएसएस जैसा ही है सब। एक हमारे बैचमेट भी कोई है इसमें, मुझे नाम याद नहीं कर पा रहा मैं उनका, ये भी मिनिस्ट्री है तो सेम मान सकते हैं इसको। उसके बाद ये वाली पोस्ट का मुझे थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है, इस बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें आपको फील्ड मिलेगा, सीबीडीटी में कम मिलेगा फील्ड, सीबीआईसी में फील्ड ज्यादा मिलेगा। थोड़ा फील्ड मिलेगा, इतना भी नहीं कि हमेशा आपको महीने में फील्ड में ही रहना है, एक हफ्ता आप जा सकते हो जनरली। थोड़ा सा वेरिफिकेशन होती है, कुछ होता है। इनकम टैक्स में वो चीजें नहीं रहेगी। इनकम टैक्स 90% ऑनलाइन है। इवन आपने किसी को नोटिस भी करना है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, यानी आपका यूजर जो से वो बात होगी फेस टू फेस नहीं होगा। इनकम टैक्स में फर्दर मैं आपको ये कहूंगा, जो रेट्स है ना, जो फील्ड में जाके रेट्स होती है, हम ऐसे ही उस सेक्शन में है अपने ऑफिस में। इनकम टैक्स में ऑल इंडिया में आपको 7-8 हज़ार रेट्स मिलेंगी हार्डली, बट जीएसटी में आपको एक स्टेट में ही इतनी मिल सकती है। इतना डिफरेंस है। इनकम टैक्स इतना ज्यादा ऑनलाइन हो चुका है और वो अभी भी फील्ड बेस्ड ही है। ये डिफरेंस इन पोस्ट में आपको, इसमें आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर चाहिए। इनकम टैक्स में सबको पता ही होगा। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर भी ऐसे ही है। एग्जामिनर में आपको कोर्ट्स में रहना है, इतना आइडिया आपको होगा। वो सुना हुआ है एग्जामिनर के बारे में, काफी लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में, आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। कोई इंटरेक्शन ऑनलाइन भी किसी का वो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप मुझसे बात भी कर सकते हो ऐसे साथ के साथ, ये नहीं कि हमें सिर्फ एक लेक्चर स्टाइल में इसको चलाना है। एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा नाम है आजकल इनका, उस तरह का प्रेशर भी है इस पे। इन पोस्ट में प्रेशर भी रहेगा बहुत ज्यादा। हो सकता है आपको सैटरडे संडे भी नाम मिले कई बार। ये सारी क्या? हाँ। हो सकता है ज्यादा ऑफिस भी हो सकता है। ये नहीं होता कि अब पूरा ऑफिस ही हमेशा फील्ड पे रहता है। एक टीम्स होती हैं, जैसे विंग्स होते हैं। एक जो विंग का काम ही होगा मैं फील्ड की, एक विंग फील्ड पे ही रहेगा, बट हो सकता है 70-80% ऑफिस में ही रहते हो स्टाफ। उनका बैक एंड हो काम, उन्होंने प्रोसेसिंग करनी हो जो इन्फॉर्मेशन आई है बाहर से। तो ये नहीं समझना चाहिए ईडी है तो ये बाहर ही रहते हैं हमेशा। आपको हो सकता है महीने में 2 दिन ही फील्ड मिले, 20 दिन आपने ऑफिस में बैठना है और फाइलिंग में घुसे रहना है। बहुत सारा आप जिस पार्टी के पास गए जा रेड की, उनके डॉक्यूमेंट्स उठा के लाओगे तो आपके सीनियर क्या खुद तो लेके बैठेंगे नहीं, आपको कहेंगे कि ये अपना गत्ता पकड़ो, बक्सा पूरा घर ले जाओ इसको, या जो भी करो अपने इसको प्रोसेस करके लाओ और हमें एक रीडेबल फॉर्म में इसको बना के दो। वो काम भी आपने करने हैं। आपको ऐसे कोई भी कागज पड़े मिल जाएंगे उनके घर से, ऑफिस से। आपने उनको बैठ के देखना है कि हमारे काम का या नहीं है। तो इस टाइप का काम है, वो ऑफिस में बैठ के हो सकता है, फील्ड में ज्यादा नहीं हो पाएगा। फील्ड में आप एक दिन जाके उठा के ला सकते हो, करना ऑफिस में ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसा ही है। इंस्पेक्टर जरूर लिखा हुआ है, बट ऑफिस वाला काम ही ज्यादा आपको मिलेगा। बाकी जहाँ भी मिनिस्ट्रीज हैं दिल्ली बेस्ड होंगे और ज्यादातर ऑफिस में अंदर बैठ के ही काम होगा उसमें। इन जॉब्स में आप थोड़ा सोच के जाना, नारकोटिक्स, सीबीआई, इंटेलिजेंस, आईबी में थोड़ा सा सोच के जाना, ईडी में भी, क्योंकि देखने में यूँ लगता है कि हाँ बहुत एक्शन होता है यहाँ पे, बहुत एडवेंचर है और सब, हमेशा ये हीरोइज्म वाली फीलिंग आती है। बट जब आप एक्चुअली होते हो फील्ड में, आपकी वर्क लाइफ ही सब होती है, पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है। जो सीबीआई में आपको, मैंने पहले सुना था, आप पता नहीं क्या रूल है, कि आपको एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन आपको सैटरडेज नहीं मिलते, ऑफ नहीं मिलता सैटरडेज को, तो वो वहां से पूरा हो जाएगा। ऐसा होगा सैटरडेज ऑफ। स्टेट पुलिस, आईबी, सीबीआई, ईडी नहीं, सॉरी ईडी नहीं,
तो जितने भी ये हैं इनके अंदर 13 मंथ्स की होती है, सैटरडे ऑफ नहीं मिलता आपको, और एनी टाइम एनी कॉल कभी भी जाना पड़ सकता है। कभी भी जाना पड़ सकता है। आप हो सकता है आपको मैरिज करनी है, आपको मैरिज के लिए भी छुट्टी ना मिले, आपकी मैरिज हो और छुट्टी ना मिले, ये भी हो सकता है। वो ज्यादा स्ट्रेन आपके ऊपर पर्सनल एक लेवल पे आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करती हैं जॉब्स, तो थोड़ा सोच के जाना इनमें। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे हरियाणा में कल मेवात में परसों रात को 11:30 बजे नूहू मेवात जो है, वहां पे 5,000 पुलिस वालों ने रेड मारी है और 160 बंदों को गिरफ्तार किया। उनके पास क्या है, जो सिम वगैरह 2 लाख के करीब सिम थे उनके, और स्वाइप मशीन्स, और ये वो जो लिंक वगैरह भेज के या किसी भी तरह से साइबर फ्रॉड करते थे, तो 160 बंदों को गिरफ्तार किया। तो रात को 11:30 बजे रेड हुई है 5,000 पुलिस वालों के साथ, ऑफिसर्स भी होंगे, ये भी और भी होंगे। तो अगर मान लो आप सीबीआई में जा रहे हो, ईडी में जा रहे हो या किसी, तो वो मोस्टली रेड ऐसी होती है जब बंदा अनअवेयर होता है। तो वो टाइमिंग्स, वो किसी भी टाइम आपको इस तरह से वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ स्पॉइल तो नहीं हो रही। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि शुरू में तो एडवेंचर लगता है, यंग जब बंदा यंग होता है, स्टार्टिंग हुई लाइफ की, जॉब लगा, बहुत एडवेंचर लगता है, भाई हाँ यार रात को बुला रहे हैं, और फिर दोस्तों में बैठ के टॉर भी मारता है बंदा, यार कभी भी फोन आ जाता है, चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आदमी की फैमिली बनती है, शादी होती है, तो उसके बाद फिर ये चीजें बहुत वर्क करती हैं। अब हर टाइम आपको फील्ड में नहीं रहना, ऑफिस वर्क भी है, जरूरी नहीं है कि आपको फील्ड में ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ मटेरियल ऐसा आया जिसको सॉर्ट आउट करना है आपने, जिसको एनालाइज करना है, और आपको ऑफिसर बुला ले, भाई करके और अभी दो हमें ये। तो बहुत सारी ऐसी ये जॉब्स हैं, तो अपने आप फॉर्म फिल करना तो बहुत सोच समझ के करना, कि आगे की लाइफ को देख के, अभी का एडवेंचर मत देखना। अब आपने जीएसटी में ई वे बिल का नाम सुना होगा, ई वे बिल का नाम सुना है? अब रोड साइड चेकिंग होती है, तो उसमें हर एक ट्रक के पास ई वे बिल होना चाहिए, वो चेक करने के लिए आपको रोड पे खड़े रहना है। तो ये काम कभी भी किसी भी टाइम आप नाका लगा सकते हो, ये आप नहीं बोलोगे मुझे तो ऑफिस आवर्स में ही करना है। हाँ, उसमें आप, क्योंकि जो मोस्टली जो ऑब्जेक्शनेबल गुड्स जा रहे होंगे ना, वो रात को जाते हैं, तो आपको रात को 2 बजे नाका लगाना पड़ सकता है, 4 बजे, 12 बजे, कुछ भी हो सकता है। सुबह 6 बजे बहुत नाके लगते हैं, तो आपने ये भी देखना है। हमारे भी ऑफिस में ऐसा विंग है, एनफोर्समेंट बोलते हैं उसको, और जीएसटी में तो है ही है। जीएसटी में और एजेंसीज भी हैं, इन हर एक डिपार्टमेंट में और एजेंसीज भी आगे होती हैं जो इन्हीं चीज़ों के लिए स्पेशली उनको रखा हुआ है। वो थोड़े से जैसे एक्सपीरियंस हो गए, उन्होंने उनकी पिछली जो APAR होती हैं वो अच्छी चली गई, दिख गया लोगों को कि हाँ ये काम करने वाला बंदा है, तो उसको उससे विलिंगनेस पूछना है कि आप इसमें जाना चाहोगे, वो बंदा फिर इसी में ही रहेगा। और एक बार इसमें गया तो उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो अपना ये उस हिसाब से प्लान कर लेना, थोड़ा पता होना चाहिए आपको पहले का। तो आगे मीटियोरोलॉजिकल भी ऑफिस बेस्ड ज़्यादा है, इसमें फील्ड नहीं है, मशीन्स है, तो आपका टेक्निकल काम है नहीं, आपने उसमें डेटा हैंडलिंग ज़्यादा मुझे दिख रही है इसमें। पासपोर्ट ऑफिस एक्सटर्नल अफेयर वाला ही, वही आपने जो मेरा फ्रेंड नेपाल में है वो यही करता है, वहाँ पे वो ऑफिस है उनका, उसने पासपोर्ट्स ही देखने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नल अफेयर में गए हैं, दूसरे कंट्री में गए हैं तो आप फील्ड में हैं, आपने वहाँ भी ऑफिस में ही रहना है। एक मूवी भी आई थिंक इस पे एक आई थी, बहुत सारे बेबी मूवी है जैसे, नहीं, एक ऑस्कर विनिंग मूवी थी, उसमें क्या था कि 1976 में एक इस ऐसी मिनिस्ट्री पे अटैक हो गया था, तो वो उसी में ही रहते हैं, ऐसा कुछ था, एक मुझे याद नहीं आ रहा। ये आप देख के ही समझ जाओगे, कोस्ट गार्ड है तो पोर्ट्स पे ही रहना है। फिर CBIC के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। CAG, अगर आप अब ऑडिटर आ गया होगा CAG में, इसमें डिविजनल अकाउंटेंट है। डिविजनल अकाउंटेंट बहुत अच्छी पोस्ट है, मेरे हिसाब से नंबर 1 है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी को मौका मिलता है ये ले लेना, और अगर आपको हरियाणा मिलता है इससे अच्छी कोई जॉब है ही नहीं, क्योंकि ये बंदा सेंटर का बंदा अकेला स्टेट के ऑफिस में एक ही बंदा होता है, तो वहाँ अपनी मर्जी से इसने जैसे चाहे काम करना है, इसका कोई बॉस नहीं होता वहाँ। बहुत पावर है इसके पास, अनलिमिटेड पावर है इसके। NIA में मैं जानता हूँ, वो डबल ए हुआ है इसमें शिमला में। फिर मिनिस्ट्रीज वहीं अगेन, नारकोटिक्स भी सेम वैसी पोस्ट, आई थिंक इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग भी होती है नारकोटिक्स में,
तो कहीं भी आपको किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। बहुत सारी हैं ऐसी ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली पोस्ट भी इसमें। एक स्टैटिस्टिकल आगे आएगा अभी, वो भी इसी तरह की है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स है आई थिंक, यही है। और नीचे एक अलग एक और पोस्ट आएगी स्टैटिस्टिक्स की, ऑल इंडिया पोस्टिंग है उसमें भी। तो आपका यानी कहीं भी, मेरा एक फ्रेंड रहा है उसमें, नांदेड़ में रहा काफी टाइम, फिर उसको अम्बाला जैसे तैसे उसने कराया, बट यहाँ भी वो परमानेंट नहीं है, तो दोबारा से उसको कहीं भेज सकते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली पोस्ट थोड़ा देख के भरना, आज आप उसमें ऑप्शन कुछ ले भी लोगे, कल को वो परमानेंट नहीं है, कल कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। सीएजी में आपको भी बता ही दिया मैंने, टेक्निकल रिसर्च, सीजीडीए भी सीएजी जैसी ही है, बस आपने डिफेंस के अकाउंट्स ऑडिट करने होते हैं, और मोस्टली दिल्ली बेस्ड है ये, बट और स्टेट्स में भी होता है। हमारे यहाँ से भी एक बंदा है, देहरादून में है सीजीडीए, दीपक नरवाल। सीजीसीए बाकी सब मिनिस्ट्रीज की पोस्ट है, आप इनको किसी भी ऑर्डर में ऊपर नीचे करके आप बाद में भर सकते हो। मेन आपने जो बिगिनिंग में 5-6 पोस्ट भरनी है, उनसे ही आपका हो जाना चाहिए, तो ऐसा ही टारगेट करके चलना। अगर आपके मार्क्स जैसे इंटरव्यू पोस्ट के लिए, जो हमारे टाइम में होता था इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट, तो अब मुझे नहीं पता इंटरव्यू है नहीं है अब इंटरव्यू, तो 330 से अगर आप जितने ऊपर हैं, थोड़े से मार्क्स आपके 5-10 भी ऊपर हैं, तो भी आप ये ज्यादा एम्बिशियस होके कोई बड़ी पोस्ट मैं सजेस्ट करूंगा मत भरना, जो 330 प्लस में आपको मिलने का चांस हो। ये मत सोचना कि देखी जाएगी और मिल जाएगा, अगर वो मिल भी गया तो आपको साउथ मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी जगह आप टीए सीबीटीटी भर लोगे, तो आप रोहतक में बैठे होगे उतने स्कोर में। ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं, या मिलिट्री इंजीनियरिंग भी मोस्टली दिल्ली बेस्ड ही है। डिफेंस सर्विसेज दिल्ली में मिलेंगी आपको, मिनिस्ट्री दिल्ली में मिलेगी। मुझे तो अलग लग रहा है सर, ये जो टोटल लिस्ट है ना, इसमें कुछ कुछ पोस्ट इसमें नहीं है। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज। हाँ बहुत सही है। एक्चुअली हमें एक बहुत अच्छी एडवांटेज थी उस टाइम में, कि हर साल एक एसएससी सीजीएल निकलता ही था, और मोस्टली की डेट्स भी अनाउंस हो जाती थी कि अप्रैल में एसएससी का फॉर्म आउट हुआ है, तो उसका नेक्स्ट ईयर फेब में रिजल्ट पहले से ही बोल देते थे। 1-2 बार ही फॉलो हुआ, खैर वो पूरा एग्जैक्टली तो नहीं होता, बट नियर अबाउट सेम डेट्स रहती थी। तो हमारे लिए पूरा ही साल पैक्ड होता था कि हमने फॉर्म भरना है, उसके बाद 3 महीने बाद प्री है, फिर 3 महीने बाद मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो हमारा सब स्केड्यूल सेट सा होता था। हाँ पहले इंटरव्यू होता था, तो उसमें क्या हुआ, अगर फर्स्ट जॉब में हम चले भी गए, उसके बाद भी 5 सीजीएल दिए हमने जॉब में रहते हुए, क्योंकि एक बार आप, एक सीजीएल एक्चुअली एक गेम की तरह है, आप इस गेम को समझ जाओ, उसके बाद आपको हर साल दे ही देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप क्रैक कर ही दोगे। इवन कुछ से तब अब ये होता था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चंस है वो रिपीट हो जाते थे, उनके हमें आंसर्स भी याद होते थे। अब मेरे साथ ये था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मुझे आज तक नहीं आई, हुआ ही नहीं मुझसे कभी, बट मुझे ये पता चल गया था इनके आंसर्स 0 या 1 होते हैं। लेकिन अब तो मैं सारे इस बार इजी आया तो बहुत अच्छा है। इस बार पेपर दिया होगा आपने, बहुत इजी पेपर आया, कट ऑफ भी हाई जाएगा। मैंने 5-6 सीजीएल दिए थे, तो हर अगले सीजीएल के बाद एक कंफर्ट लेवल बढ़ता ही गया, कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए, बहुत इजी हो गया। तो आपका यही आई थिंक इसमें यही इस तरह से ही मैं कह सकता हूँ कि करते रहोगे तो आपको कंफर्ट लेवल एक आ जाएगा, फैमिलियरिटी बनती जाएगी सिलेबस के साथ। अब बिगिनिंग में क्या हुआ कि मेरे जैसे प्री में 90-100 मुश्किल से बनते थे, तो मेरी जीएस वीक थी, तो एक उस टाइम bankersAdda.com कोई साइट चलती थी, उसमें उसमें किसी ने सजेस्ट किया कि जो एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो 6 to 10th की। मैंने 6 to 8 की एनसीईआरटी की, बट मेरी जीएस जो है वो 10-15 जो आते थे मार्क्स, वो 40 तक भी चले गए, वहां से मुझे बहुत बड़ा एज मिल गया जीके से। और बाद में वो एनसीईआरटी मेरी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में बहुत काम आई, तो एचसीएस के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था, उसमें वो मेरा पहले से बेस बना हुआ था, तो
अगर आप जीएस पे अच्छा काम करते हो तो बहुत एज मिलेगा एसएससी एग्जाम से। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखो चेंजेस होते रहते हैं, घबरा मत जाया करो। मोस्टली होता क्या है, देखो जब मैं पेपर देता था अपने टाइम पे, एसएससी के दिए, बैंकिंग के दिए, बहुत सारे पेपर क्लियर भी किए और जॉब्स भी आई, तो उसके बाद मन नहीं था जॉब करने का, क्योंकि जैसे ये फैक्टर बता रहे ना, फूड, ये वो चीजें। तो अब था क्या उसमें, जब फर्स्ट टाइम मैंने एसएससी का पेपर दिया, क्लरिकल वाला 10th बेस्ड होता था वो उस टाइम पे, अब वो 12th बेस्ड हो गया, CHSL जो है, ठीक है। तो उसमें क्या आता था, पहले फर्स्ट टाइम प्री हुआ, मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम प्री हुआ। उससे पहले पैटर्न क्या था, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके 50-50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, जो कर गया उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, ठीक है जी, हो गया। फिर पैटर्न चेंज किया, क्या 100 की जीके, 100 की रीजनिंग प्री में, और मेंस में फिर चारों सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पैटर्न चेंज किया, सीजीएल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर 50 की आपकी रीजनिंग, 50 की जीके और 100 का मैथ्स। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया। तो उसके अंदर क्या था कि यही वाला हाल है, मुझे ये होता था कि मैथ्स में ना बड़ी दिक्कत आती थी, वो तो जाते थे लेकिन दिक्कत आती थी। तो मैंने एक ही तरीका अपनाया हुआ था, पहले रीजनिंग कर ली, जीके कर ली, जो आता है वो तो हो गया, अब मैथ्स की बारी है। जो नहीं आते ना उनको छोड़ते जाओ, पेपर मिलता था, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो क्लिक करते जाते थे भाई, जो नहीं आ रहे उनको टिक करते जाओ। जरा सा भी डाउट है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो मुझे आते हैं। उसको जब वो मैं कर लेता था, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के 200 में से 110-15 तो वैसे ही आते होते थे, तो सब मिला के। उसके बाद फिर जो क्लिक किए हुए हैं उनको देखना कि इनमें आसान कौन सा है, बहुत जल्दी हो सकता है। तो अगर पेपर में एक स्ट्रेटजी से चलोगे ना, ये नहीं है आपको, और चेंज होता रहेगा। कई बार क्या होता है, आप किसी तरह से तैयारी करके गए, एक्सपेक्ट करके गए कि ऐसे पैटर्न पे आएगा, ऐसे क्वेश्चन पिछले सालों से आ रहे हैं, यही आएंगे, वो पैटर्न ही चेंज करके दे दिया, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, चीजें वही है, घुमा फिरा के दी हुई है, बस पहले वही कर लो जो आपको आता है। कई बार ऑनलाइन करते हुए पहले 10 क्वेश्चन भी नहीं आते तो मन एकदम इतना वो हो जाता है कि यार 10 क्वेश्चन नहीं आते, आगे क्या होगा, वहीं घबरा के और वहीं पे पेपर का सारा काम खराब हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अभी यहाँ मॉक टेस्ट देते हो, 2 बजे वाले बैच में टेस्ट देने आते हो, आधे से ज्यादा बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पाते उस स्टिपुलेटेड टाइम में। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ना क्या होता है, छोड़ते नहीं है क्वेश्चंस को, लगे रहते हैं एक क्वेश्चन पे, नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और ये शुरू से जब से ये पढ़ रहे हैं, तब इन्होंने शायद MBA की तैयारी करी थी शुरू में। आप सर आपके वाला मेथड मैंने बहुत फॉलो किया है। मेरे 3-4 ऐसे एग्जाम्स थे जिसमें मैं 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में एग्जाम पेपर करके बैठ गया होता। उस टाइम इनफैक्ट इस तरह से सर के स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, आप बाकी क्लासरूम में बाकी बच्चों पे भी प्रेशर डाल दोगे, क्योंकि आप पूछने लग जाते हो कि वॉशरूम चले जाएं या कुछ, बाकी सब सोचते हैं यार हमारा आधा भी पेपर नहीं हुआ, आप वॉशरूम जा रहे हो। तो ये हुआ है, ये बहुत इफेक्टिव है तरीका सर का, नोट। मतलब क्विट करो, पहले क्विट कर दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार कब कुछ एग्जाम्स ऐसे हो गए जो टाइम बाउंड है, मतलब इतना ही टाइम मिलेगा आपको उस सेक्शन के लिए। तो हाँ, तो भी तो उसमें वही करने हैं जो आपको पहले आते हैं। Why to waste time on those questions you do not know? हम तो इतने साल हो गए अपने पढ़ाते हैं, इतने चेंजेस होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होते रहेंगे, तो आगे भी होंगे। जैसे एसएससी का एकदम से मेजर चेंज हो गया भाई, मेंस में पहले मैथ्स और इंग्लिश का था, सब कुछ ही डाल दिया। तो कुछ भी हो, अब जैसे अभी पैटर्न चेंज हुआ है सारा, कि मेंस के अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके चारों आपके डाल दिए, ठीक है। तो ये चेंज होते रहेंगे, इससे घबराना मत, सारी तैयारी करनी है, सारे टॉपिक कर रहे हैं। सर ये तो हमारे में आता ही नहीं, पिछले कई सालों से नहीं आ रहा, आप वहां कौन सा देख के आए हो कि अब अगले में आ जाए। तो और कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक नहीं आ रहा, एकदम से आ जाए, ये कॉम्पिटिटिव ऐसे ही होता है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो, और वहां पे नहीं भी आता तो घबराना नहीं है। ये मैंने टॉपिक छोड़ा था, इसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, नहीं आते तो नहीं आते, क्या हो गया, बाकी पे कंसंट्रेट कर लो ना। एक स्कूल लेवल पता क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल में आदत होती है 100 में से 100 नंबर लेने की, 99 नंबर लेने की, 90 तक भी सही मानते हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है, ये मत सोचना कि 90 प्लस ही आएगी, 50 नंबर वालों की भी जॉब लग जाती है। मैं इतनी बात आपको बता दूं, अगर पेपर आप लोगों के लिए जो इतनी तैयारी कर रहे हो आपके लिए मुश्किल है ना, तो औरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आप सुबह 6:30 बजे से लेके और 4 बजे तक हमारी क्लासेस लगती है और काफी सारे बच्चे रिपीट करते हैं उन क्लासेस को। सब में अलग अलग लगभग चल रहा होता है, काफी बच्चे रिपीट करते हैं। जो नहीं कर पाते, देखो हर एक की अपनी मजबूरी भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि कर, लेकिन टाइम निकले तो उसको करो। मैं बता देता हूँ, जैसे एसबीआई पीओ की डीआई होती है, कितनी कट ऑफ जाती है? बहुत कम जाती है, 50 नंबर का सेक्शन होता है, 14-15 नंबर में ही क्लियर हो जाता है। आप देख लो, डिपेंड करता है एग्जाम का पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है। तो मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, घबराना नहीं है। आसान है तो सबके लिए आसान है। तो हम आगे नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आप जो लोग भी फॉर्म फिल करने वाले हैं, आप सबका ही क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे। तो आपने ऑफिस में रहते हुए स्टैंड आउट कैसे करना है बाकी स्टाफ से, जो आपका बैच है उससे, उसका एक बहुत सिंपल आसान तरीका है कि आप वहाँ के आईटी एक्सपर्ट बनो अपने ऑफिस के। यानी आपने एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे से ग्रैब करना है, स्पेशली एमएस वर्ड को। वो आपके ऑफिस लाइफ में बहुत काम आएगा। उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, लेटर आपका बहुत अच्छा वेल सेट होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आपने वोकेबलरी पे पहले बहुत काम किया है, तो आप उस ऑफिस की जो सेट लैंग्वेज है उसको भी ब्रेक कर सकते हो। कुछ अच्छे वर्ड यूज कर सकते हो वहाँ पे, जो अभी तक वो नहीं कर रहे। अभी तक ऑफिस में क्या होता है कि एक ऑलरेडी कोई नया काम आया तो जनरली लोग कहते हैं यार पहले कैसे हुआ ये, वही लेटर मेरे को दिखा दो, उसमें एडिट कर दे और कर देते हैं। लेकिन मान लो आपने कोई अच्छा वर्ड यूज कर दिया, वो आपके सीनियर तक गया, वो पूछेगा कि ये किसने बनाया है। वहां पे आप स्टैंड आउट कर जाओगे। तो इस अगर आप आपको जॉब मिल गई है, उसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ। आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग या कुछ और रीडिंग इंग्लिश का करते रहो, अपनी वोकेबलरी तब भी इम्प्रूव करते रहो, आप आगे जाके ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा नाम अपने ऑफिस में ही कमा सकते हो। सेंटर में बहुत काम आएगा ये। अगर जैसे मैं स्टेट में हूँ, यहाँ पे अब उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स माहौल मुझे मिला हुआ कभी। और आप आईटी में बहुत अच्छा करो, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है कल को। आप जितना अच्छा कमांड आपकी होगी अपने पोर्टल पे ऑफिस के, या और इस एमएस ऑफिस टाइप की किसी भी चीज़ों में, या कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी इशू आपको ऑफिस में आ जाता है और कोई आपकी हेल्प ले रहे हैं बॉसेस, तो आपको वहाँ पे बहुत एज मिलेगा। ये कि मुझे बहुत फायदा हुआ है इसमें। सीएजी में जब मैं था, तो वहीं पे ही एक 2-3 महीने में रेपुटेशन बन गई कि ये लड़का आईटी में अच्छा है। इवन आप 12th के बाद भी किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, नेचुरली आप स्टैंड प्लेटफॉर्म मतलब लोगों से अलग होंगे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल्स की वैल्यू नहीं होती। अगर आप में है, आपका स्किल सेट अच्छा है, तो आपकी औरों से ज्यादा वैल्यू होनी ही होनी है। क्योंकि 2-3 लोग होंगे 100 में से गवर्नमेंट में जिनको ये सब आता होगा। बाकी सब बस एक बार जॉब मिल गई, बैठ के रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपने वैसे नहीं होना है, पहली बात। और दूसरे, अब आपकी यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किए, फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, आपके पास टाइम होगा 3-4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम होगा, आप उसका क्या यूज करने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपको बाद में ना मिले कभी। तो अगर आपने रोहतक टारगेट किया है या नहीं भी किया, बट ये वाला ऐसा डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, एक्साइज या विजिलेंस जैसे आप कह रहे थे, और भी रोहतक में ऐसा कोई ऑफिस है सेंटर का, आपको वहां जाना चाहिए अभी। आपने फिल कर दिया, रिजल्ट आ गया, आप चले जाओ उस ऑफिस में, रोहतक ऑफिस में चले जाओ। चाहे एक हफ्ते में एक दिन चले जाओ, वहाँ के लोगों से थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट कर दो, उनको बता दो कि मेरा इस तरह सिलेक्शन हुआ है और मुझे इस डिपार्टमेंट में ही आना है। तो वो बहुत खुश होंगे, बल्कि आप लोगों को देख के आपको मतलब चाय कॉफी भी पूछेंगे, आपसे बहुत बात करेंगे, नंबर शेयर होगा। इसका आपको आगे बहुत फायदा होगा कल को। आपकी नेटवर्किंग यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अपने ऑफिस में जाने से पहले आपको पहले ही पता होगा कि क्या कल्चर होता है। तो आप जब अपने एक्चुअल ज्वाइनिंग करोगे, बताया तो शायद आपने, मेरे को याद आ गई, आई थिंक आपका बैंक में इंटरव्यू था, तो आप बैंक में होके आए थे। मैं हर ऑफिस में पहले चला जाता था के साथ जी। 2010 की बात होगी। मेरा जिसमें भी सिलेक्शन हुआ है, मैं पहले ही चला गया हूँ रोहतक एक्साइज ऑफिस में। पूछ के आए थे, तो ये अभी तक मतलब उस पर कायम है, मतलब उस बात। तो जीएसटी ऑफिस में मेरे पहले से ही लिंक थे और उनका मुझे कल को फायदा भी हुआ। अब मेरा अब हम कई बार हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। दिल्ली जीएसटी में, सेंटर जीएसटी में जाना होता है। क्या वहाँ किसी और का कोई नोन होगा एक हरियाणा के बंदे का? लेकिन मेरे वहाँ पे ऑलरेडी नोन, क्योंकि यहाँ के बंदे की वहाँ ट्रांसफर होगी, मैंने उसे फोन किया, मेरे काम हो जाते हैं वहाँ। ये आप लोगों के भी हो सकते हैं अगर आप आज से ही इसकी तैयारी थोड़ी करो।
तो मेरे यानी अगर कोई लेटर मूव मैंने निकलवाना है वहां से, कोई वेरिफिकेशन करानी है या कोई फाइल सर्च करानी है, मेरे काम अभी भी हो जाते हैं, फोन पे ही हो जाते हैं। उसके बाद आपको अगर उम्मीद ये है आपको रोहतक से बाहर मिलेगी पोस्टिंग, तो आप थोड़ा सा एंजॉय ज़्यादा शुरू कर दो, रोहतक सिटी को एंजॉय करना शुरू कर दो। यहाँ के फूड को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो रहा हूँ पंजाब में 5 साल। तो बहुत नाम है पंजाब का कि वहाँ सब अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है, नहीं है। रोहतक से अच्छा कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये आप ज़रूर मिस करोगे, खाना पीना यहाँ का बहुत मिस करने वाले हो अगर आप बाहर कहीं पोस्टिंग होते हो। इसके बाद मेरे पास आपके लिए हैं, मैं आपको अब कुछ लाइफ लेसन्स देता हूँ। ये जॉब में जाने के बाद आपका क्या माइंडसेट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, आप उससे कैसे बच सकते हो। देखो ये जो सैलरी है ना, जो हर महीने आपके लास्ट डेट में सेंटर में लास्ट डेट पे क्रेडिट हो जाएगी, आपने उससे एक एक वो डोपामाइन की तरह है, डोपामाइन सुना आपने, एक मीठा जहर है वो आपको एडिक्ट कर देगी। आपको ये लगेगा कि हाँ वो तो आ ही जानी है हर महीने, तो हम क्यों और कुछ एक्स्ट्रा करें। तो आप थोड़े से इस टाइप के हो जाओगे कि ऑफिस के बाद अपने रूम पे गए, लेट गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, सो गए। सुबह उठे 9 बजे का ऑफिस है, 8:30 उठे, अपना जैसे भी रेडी हुए भाग गए। तो ये इस टाइप के आप लाइफस्टाइल में आप फंस सकते हो, उससे आपके फिटनेस के इश्यूज भी आने हैं, नो डाउट मेरे भी आए हैं। और भी आप कोई अपना स्किल ऐड नहीं कर पाओ। इसके लिए आप अभी से सोच लो कि मुझे रुकना नहीं है। अब एक जॉब मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं रुक गया, अगर मेरी 9 सिलेक्शन थे वो, अगर मैं पहले में ही बैठ गया होता तो नहीं होते। लेकिन जो भी मेरे बैचमेट्स थे हर जगह पे वो रिलैक्स हो गए थे, मैंने देखा था 90% लोग रिलैक्स हो जाते हैं, उसका उन्हें लॉस हुआ। जो मेरे साथ के लुधियाना में पोस्टेड थे अराउंड 25-30, या चंडीगढ़ जोन में 84 इंस्पेक्टर थे, उनमें से अकेला मैं ही हूँ जो आज वापस अपने घर का खाना खा पा रहा है। वो लोग नहीं वापस आ ही नहीं पाए। कोई जालंधर है, कोई अमृतसर है, कोई कस्टम्स में, सब उनको अपनी फैमिली भी वहाँ ले जानी पड़ गई, और वो कोई और कुछ नहीं कर पा रहे यानी लाइफ में, सिर्फ जो भी कर पा रहे हैं। एक ऐसे ही वहाँ पे एक सुप्रिटेंडेंट होते थे, लुधियाना में थे, हिसार के थे, वो अकेले ही वहाँ पे यानी रह रहे थे, वो फैमिली को मूव नहीं करा पाए। एक बार उनका बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उनके साथ कोई था ही नहीं वहाँ पे। उनका आज तक भी यहाँ से स्कल यानी दबी हुई है थोड़ी सी उस एक्सीडेंट की वजह से। तब तो उनकी फैमिली आई, लेकिन कुछ टाइम रह के उनको फिर वापस जाना पड़ा। तो उनकी एक डेस्टिनी बन गई कि उन्होंने वहीं से रिटायर होना। तो अगर आप इस टाइप की किसी उसमें फंस गए लोकेशन में, तो आप कि आपकी फैमिली मूव नहीं कर सकती है वहाँ पे और आपको अकेले ही रहना है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर। तब या तो आपको बाई चांस आपकी साउथ हो गई या कहीं होगी तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट एसएससी का या कोई और एग्जाम्स का, हरियाणा गवर्नमेंट या कहीं के भी, उनकी प्रिपरेशन करते रहना है। अगर करते रहोगे तो आप कल को वापस आ सकते हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब मेरा इसमें हुआ लुधियाना में, हमारा एक बैचमेट था और मैंने मिस्टेक की कि उस साल अगले सीजीएल का इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे लगा अब तो मिल ही गया है एक्साइज, अब क्या जरूरत है। उस बंदे ने इंटरव्यू दिया हुआ था, वो एक्सटर्नल अफेयर में चला गया। हमारा रूममेट टाइप ही था वो, और 3 महीने में उसने वहां से स्विच किया। सोनीपत का लड़का था, दिल्ली पोस्टिंग होगी। तो हम सबको एक वो आ गया कि ये तो मिस्टेक होगी, हमें भी करना चाहिए। तो 3 महीने रिलैक्स होने के बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और अपना ये वाला एग्जाम देके मैं भी अब रोहतक से गुड़गांव पास आ चुका हूँ। तो ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है आप लोगों ने। 1-2 महीने एंजॉय कर लो उस नई जॉब को, सेलिब्रेट कर लो। उसके बाद डेली एक मैथ्स का चैप्टर कर लो, बीसीसी के नोट्स होंगे आपके पास, या फिर एनसीईआरटीज कोई ना कोई स्टार्ट कर लो। हफ्ते में 1-2 चैप्टर उसके पढ़ लो, कुछ ना कुछ करते रहो यानी। उससे तो आप वापस आ पाओगे, नहीं तो वहीं के ही रह जाओगे। के बाद वालों को भी देना चाहता हूं, ये जो तैयारी आप करके जाओगे जो लाइफ टाइम काम आनी। मींस अगर आप कहीं से एमबीए भी करते हो, प्लेसमेंट के लिए भी एकदम से ले नहीं लेते हो, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। या आप कहीं भी जाओगे तो ये तैयारी तो आपकी जिंदगी भर साथ चलेगी। तो आप रिवीजन करते रहो। तो आपका बुक्स भी है, बुक्स आप साथ लेके जाओ, अपनी भी रिवीजन करते रहो। अब तो एक ऐसी चीज हो चुकी है जो पहले नहीं आती थी, कभी भी आप जुड़ सकते हो हमसे ऑनलाइन, ठीक है। कहीं भी ऑफिस में बैठे हो, दूर साउथ साइड में बैठे हो, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में हैं और ऑफिस में स्पेयर टाइम होता है, ये मैंने बहुत किया। या सुबह या शाम को कहीं भी हैं बाहर, तो वो अपना ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। आपको पता है आपके सामने आते हैं काफी बच्चे, मेगा है, राहुल सिंघल आता था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो अलग अलग टाइम पे आए हैं। जो पढ़े हुए बैंक में जॉब लग चुके हैं और
एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस से बैठ के, ऐसा भी होगा। मेरे साथ क्या होता था कि मैं लुधियाना ऑफिस में रहा 1 साल, और उसके साथ में ही वो था इनकम टैक्स का भी ऑफिस था, मैं जीएसटी में था, वो इनकम टैक्स। तो हमारे ऑफिस में लाइब्रेरी नहीं थी, बट उनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी इनकम टैक्स की। ये आप कहीं भी देख लोगे ना, अगर इन दो ऑफिस को कंपेयर करोगे, इनकम टैक्स हमेशा आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ये ऐसा लगा लो कि टाटा तो ग्रुप तो इनकम टैक्स है और रिलायंस ग्रुप है बाकी अदर ऑफिस। तो आपको एक केयर वाली फील आएगी ना, वो इनकम टैक्स में ज्यादा आएगी कहीं भी। और ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन है सब कुछ। तो इस केस में इस तरह से आप इनकम टैक्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको चंडीगढ़ इनकम टैक्स का, तो उसमें क्या होता था, मैं लंच टाइम में, मेरे फ्रेंड्स तो लंच करके बाहर वॉक पे जा रहे हैं, बट मैं जाके इनकम टैक्स ऑफिस की लाइब्रेरी में एक मैथ्स का चैप्टर और करके आ जाता था। तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ आगे चल के। या फिर मेरे बाकी फ्रेंड्स इवनिंग में राइट आफ्टर ऑफिस 5:30 बजे सबका ग्रुप बना हुआ है, क्रिकेट खेलने चले गए, 20-25 जितने भी थे सब। बट मैं अपने रूम पे जाके और एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ या फिर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो जब मेरा ये एग्जाम हुआ तो मेरे पास सब कुछ रेडी पड़ा था, तो जाते ही क्रैक हो गया हरियाणा गवर्नमेंट का। ये आपको बहुत फायदा देगा अगर आप आगे भी पढ़ते हो, इंस्टेड अपना टाइम वेस्ट करने के। और एक ये उम्मीद मत करना कि अब आपकी कल को स्पाउस ग्राउंड पे कोई ट्रांसफर हो जाएगी, हमारे टाइम में होती थी और वो बंद हो गई थी। अब ऐसा होता है कुछ? नहीं। ट्रांसफर्स हैं अब ओपन, ट्रांसफर नहीं होगी ना अब ओपन। इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर बोलते हैं इनको, दोनों में होती है, इनकम टैक्स एक्साइज में होती है, और भी डिपार्टमेंट्स में, ऑल इंडिया वालों में होती है। गौरव मक्कड़, उसकी वाइफ मुंबई में हम्म। और वो बेचारा यहाँ पे है, तो ये हमारे साथ हुआ था उस टाइम, हमारे बैचमेट्स ने एक दो ने मैरिज इस होप में की थी कि उनकी स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाएगी। एक की वाइफ यहाँ रोहतक कोर्ट में है, बट वो लड़का अमृतसर है, आज तक नहीं हुई ट्रांसफर। एक की वाइफ ने सीएसएस में ज्वाइन किया इस होप में कि वो भी कल को दिल्ली बुला लेंगे उस चक्कर में। वो लड़का गुड़गांव का है, वो आज तक गुड़गांव ही है, मतलब लुधियाना ही है, वो नहीं आ पाया। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, अब ट्रांसफर है ही नहीं, इसलिए पहले ही होम टाउन की कोशिश कर लोगे तो फायदे में रहोगे, चाहे छोटी पोस्ट में जाओ। उसके बाद आप अपनी ना कोई हॉबी या फिटनेस पे काम करते रह सकते हो, टाइम वेस्ट करने की। अगर आपको अपने जहाँ पे आप रह रहे हो बाहर कोई स्टेडियम है वहाँ पे, तो आप अपना फिटनेस का कुछ चलाते रहो, उस टाइम को वेस्ट नहीं करो। ये अपना स्किल सेट इंप्रूव कर लो। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो कोई साथ के साथ, यूडेमी पे कोर्सेज आते हैं, मैं अभी भी कर रहा हूँ। आफ्टर 10 ईयर्स मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो बस हो गया, और भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपको, और जॉब के साथ भी आप कुछ चीजें और कर सकते हो। जैसे आप स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हो और कल को उसमें जा सकते हो। अब आपके पास एक फिक्स सैलरी आने वाली है, आपने उसकी मैनेजमेंट भी करनी है, एक मनी मैनेजमेंट भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप एक एसआईपी ले सकते हो कोई, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने तरह से कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी सोच सकते हो उस बारे में। वो बहुत जरूरी है आपके लिए शुरू में ही सोचना। फर्दर आप अपना रील्स देखने की जगह मैं कहूँगा ऑनलाइन कोर्सेज ही करना। इंस्टाग्राम पे रील्स आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे, कुछ नहीं मिलना। उसके बाद आप देखें अपने कोई यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। सर यहाँ के तो चैनल्स आप फॉलो कर ही सकते हो, बीसीसी का ही। उसके बाद आप अपना ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। आप कैंटीन में बैठे होगे वहाँ ऑफिस में, वहाँ पे भी बहुत यूजलेस। ऑफिस का कल्चर क्या होता है सरकारी ऑफिस का, आपको पता है? आप 9:30 पहुंचे ऑफिस, 11 बजे तक आप सिर्फ फोन चलाते हो, फिर आप जाते हो कैंटीन में कि चल यार, तो एक और फ्रेंड आ गया कि चल यार कैंटीन फोन चला के थक गए। हाँ, 1 घंटा फिर आप कैंटीन में बैठोगे, गप्पे मारोगे इधर उधर की 36। उसके बाद आप आओगे 12 बजे वापस सीट पे, तब आप सोचोगे चलो कुछ काम करते हैं। अगर आप पे तो ज्यादा प्रेशर नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ, प्रेशर वाली जॉब्स भी बहुत है जहाँ इतना टाइम भी आपको शायद ना मिले। फिर आप 12 से एक काम करोगे, फिर लंच हो जाएगा, फिर 2 बजे आओगे, फिर आपको नींद आ जाएगी, थोड़ी सी आप एक नैप लोगे, 4 बजे आप सोचोगे चाय पीते हैं, तो 4:30 बजे आप फिर सोचोगे चलो थोड़ा सा काम करें। इस टाइप का लाइफस्टाइल हो जाता है और ये बहुत गंदा है, आपके लिए पर्सनली बड़ा खराब है। इससे बचने की कोशिश करनी है आपने। मैं अपने आसपास देखता हूँ बहुत लोगों को, और कैंटीन में इतनी यूजलेस टॉक्स होती हैं कि आप अगर आप सही ट्रैक पे हो ना, आपको बहुत वेस्ट लगेगी वो बातें वहाँ की। ऑफिस की कैंटीन है, आप यहाँ की जाके देख सकते हो ना, आप इनकम टैक्स कैंटीन में जाओ यहाँ पे रोहतक में, यहाँ देखो ना इस ऑफिस ये लोग कहाँ बैठते हैं, उनके आसपास एक बार बैठ के उनकी बातें सुन के देखो, आपको पता लगेगा कि क्या एक्चुअल लाइफस्टाइल है इनका।
आप HCS या यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब आपको एक क्वेश्चन देती है कि आप ये वाली प्रिपरेशंस कर लो। डेली आप 3-4 घंटे 5 घंटे अगर आप बाहर रह रहे हो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, और आप अप डाउन कर रहे हो तो 1-2 घंटे उसमें भी निकल सकते हो। मैं बैंक में जॉब करता था, यहाँ बोंद कला में मेरी पहली जॉब वहाँ थी। तो मैं अप डाउन में ही डेली पौना घंटा जाते और पौना घंटा आते हुए जीके पढ़ता था, क्योंकि मुझे एसएससी क्रैक करना था। उस साल मेरा एसएससी क्रैक फिर हो भी गया इसी यही एक्सरसाइज का ही। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बस। इसके अलावा आप कोई भी स्पोर्ट्स भी टेकअप कर सकते हो। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पास में कोई स्टेडियम ढूंढ लो, कोई स्पोर्ट्स देख लो, वो आपके काम आएगा और आपका ऑफिस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा, आपको एडवांटेज भी मिलेंगी। चंडीगढ़ सीएजी में हमारा एक फ्रेंड था, वो इसमें चला गया था और अभी भी मेरे टच में है। टेबल टेनिस का अच्छा प्लेयर था वो, स्कूल टाइम तक था वो, बट उसने वहाँ स्टार्ट कर दिया। हमारे ऑफिस में जिम भी था, ऑफिस में जिम होता है कभी, चंडीगढ़ ऑफिस में जिम था, और वो टेबल टेनिस भी उन्होंने उसको टेबल भी उसके कहने पे लगवा दी। वो बंदा खेलता रहा, उसने अवार्ड्स भी जीते। ऑफिस बहुत खुश होता है अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो। सेंट्रल ऑफिस तो बहुत सपोर्ट करेगा आपको, स्टेट ऑफिस इतना नहीं समझ पाते, वो कहते हैं आप खुद कर लो, हम बाद में आपको कुछ वो दे देंगे। ये भी आप जरूर करना अगर आप कर पाओ। मैंने खुद भी किया है, मैं एक स्टेट लेवल का राइफल शूटर भी हूँ, और नेशनल्स किसी वजह से मेरे फादर एडमिट थे तो मैं नहीं दे पाया, नहीं तो वो भी हो जाता। तो ये मैंने अभी लास्ट ईयर ही किया है। आपने अपने लिए ना वेल्थ वर्ड को डिफाइन करना है कि आपके लिए वेल्थ क्या है। ये अब आप सबके लिए है ये लेसन। तो कुछ लोगों के लिए वेल्थ है कि सिर्फ पैसा, कि कितना आपके बैंक अकाउंट में है वो वेल्थ है। कुछ लोगों के पास एक्विजिशन, प्रॉपर्टी क्या है, गाड़ी, ये वो, ये उनकी वेल्थ है। तो आपने डिफाइन करना है। मेरे लिए वेल्थ ये है कि मेरे पास कितनी फ्रीडम है कुछ करने की, मैं जब चाहूँ उठूँ, जब चाहूँ सोऊं, जो चाहे करूँ, वो वेल्थ है मेरे लिए। तो ये अब आपकी एज आ गई है ये बातें सोचने की, मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी अपने इस एटीट्यूड में भी। अगर आप कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो और एक बंदा जो कुछ नहीं कर रहा, आप ज्यादा वेल्दी हो या वो है, आप एक अल्टरनेटिव करियर की बनाने के उस तरफ बढ़ रहे हो और वो बंदा इंस्टाग्राम पे ही लगा हुआ है, दूसरा आपका कुलीग है वो इंस्टाग्राम पे ही है, तो क्या वो वेल्दी है या आप हो? आपने सेविंग की है बट वो वेस्ट कर रहा है अपना सब। ऐसी ऐसी चीजें अब आपने सोचनी है। मेडिटेशन भी आप अगर आप कर पाओ, थोड़ा बोरिंग है आई नो, बट कुछ लोगों को सूट करता है, ट्राई कर सकते हो आप लोग, उससे फायदा होगा आपको, हर चीज में ही होगा। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आप रिटायर कब होना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रिटायरमेंट 58 में ही लेनी है। आप आज वहां गए, ज्वाइनिंग की, आपकी उसी टाइम डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी जाएगी, लेकिन ये आपके हाथ में है कि मैंने तब तक जाके रिटायर होना है या मैं कुछ बड़ा करके पहले ही निकल सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जाते ही जीरो हो जाते हैं, उनके स्किल भी जीरो, वो भी जीरो, कुछ नहीं, बस जो पहले चल रहा है वैसे ही उसी फ्लो में बहते गए, लाइफ ओवर। बट वो मत करना, रेलेवेंट बने रहना आजकल के टाइम के हिसाब से। ऑनलाइन कुछ देख लो, आप ऑफलाइन कर लो, कुछ ना कुछ करो बेसिकली जॉब के साथ। रोज कुछ नया सीखना है हाँ, बस। कुछ नया थोड़ा सीख लो, बट कुछ सीख लो। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उसका मिसयूज नहीं करना आपने। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक किसी का तो बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। आगे पूछिए। सर बैंक में एसएससी में कौन सी जॉब बेटर है? सर्टेनली एसएससी बेटर है, क्योंकि बैंकिंग का फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और काम बहुत बढ़ गया हुआ। आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड की है, ऐसे एग्जाम पे तो सर आरबीआई हो सकता है एक बेटर ऑप्शन, बैंकिंग से ऊपर मैं मानूंगा उसको, लेकिन स्टिल एसएससी जॉब्स आर बेटर देन। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आप अपने आप को परस्यू नहीं कर सकते, अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं कर सकते। सुबह गए और जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं, जब बैंक की जॉब्स में है, तो वो खासकर मोस्ट ऑफ देम आर रनिंग टुवर्ड्स एसएससी। बस एक बैंक का एक सिक्योरिटी तो होगी भाई, जॉब लग गई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी बहुत कम बच्चों की पहला टारगेट कोई भी जॉब लेना, सीएचएसएल भी मिल जाए, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे ना। पहले गवर्नमेंट जॉब तो मिले, आजकल वो भी एक बार एंट्री हो जाए उसके बाद आपके लिए रास्ते खुले। जॉब लेना आसान नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्राइवेट तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेना आसान नहीं है, बहुत मेहनत
CHSL की भी जॉब। कई लोग मतलब कई बच्चे कहते हैं नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं आती। पहले लग के तो दिखाओ, करनी ना करनी बाद की बात है। आई थिंक 12th जो आपने 12th किया हुआ है तो आपको भी मिल गया होगा एक ये थोड़ा सा डायरेक्शन की NCERT जो है आपको थोड़ी थोड़ी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। UPSC और HCS तक जाना है अपने को। जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स तो बाकी हेल्पफुल उसमें तो होगा ही। थैंक यू। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट? हम सेशन को यही एंड करते हैं, अभी क्लासेस कंटिन्यू होंगी सेशन।